वेलकम अमित सर। थैंक यू। मैं बहुत इंटरेस्टिंग, हमारी तो काफ़ी बात हो गई है पहले से ही। आप एक एक्टिविस्ट हो, मेल एक्टिविस्ट, एंड देन टर्न्ड लॉयर। आई राइट। आई थॉट कि वाइस वर्सा होगा ये नो, कि आप इट्स एन एक्टिविस्ट हु बिकेम अ लॉयर नाउ। हाँ। कैसे जर्नी शुरू हुई सर आपकी? मेरे को बहुत सारी बातें करनी है मेल के साथ में, किस तरीके से लॉ उनके अगेंस्ट में यूज़ हो रहा है। इस चीज़ पे हम ऑलरेडी काफ़ी बात कर चुके हैं और मैं तो काफ़ी एक्साइटेड भी हूँ और समझना चाह रहा हूँ कि चलता क्या है ये। लेकिन उससे पहले टू स्टार्ट विद आई वांट टू नो मोर अबाउट हाउ अमित लखानी became a male activist and then lawyer. What are you currently pursuing? सो दिस वाज इन 2012। हाँ। एंड अगर आप पूछे कि वो कौन सा एक केस था जिसने मुझे एक्टिविस्ट बना दिया, तो मैं कहूँगा कि वो मेरा अपना केस था। अच्छा। एंड व्हेन आई वाज माइसेल्फ गोइंग थ्रू यू नो प्रॉब्लम्स इन माय ओन मैरिज, आई स्टार्टेड सर्चिंग ऑन द इंटरनेट। आई स्टार्टेड लुकिंग आउट। और अच्छा। मैंने देखा बहुत सारे ऐसे आदमी हैं हाँ। who are trapped into relationships, trapped in such marriages जहाँ पर उन्हीं का इमोशनल अब्यूज हो रहा है, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन हो रही है, दे आर सब्जेक्टेड टू डोमेस्टिक वायलेंस, और उनको समझ ही नहीं आ रहा कि दे आर अ विक्टिम ऑफ वायलेंस। अच्छा। ठीक है। एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको एग्जिट रूट ही नहीं है बिकॉज दे आर मैन। हम्म। ठीक है। एंड then I started connecting with people and started connecting with support groups, NGOs, और वहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ interact किया who were going through similar issues, problems in marriages. There were people who came to us, you know, wherein उनके ऊपर false cases कर दिए गए थे, false dowry के cases, false डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस, इस तरह के केसेस हस्बैंड्स के ऊपर और उनकी फैमिली मेंबर्स के ऊपर। अच्छा। तो You मैं were also going through a सिमिलर similar सिमिलर situation. सिचुएशन। Okay. एंड फिर मैंने कानून को पढ़ना शुरू किया, फिर मैंने बेयर एक्ट्स पढ़ने शुरू किए, कोर्ट्स में जाना शुरू किया, समझना शुरू किया कि सिस्टम क्या है, हाउ द सिस्टम वर्क्स। एंड बहुत सारे ब्लॉग्स पढ़े। उस टाइम 498 ए आईपीसी, जो कि अब सेक्शन 85 ऑफ बीएनएस है, ठीक है। उसके बारे में जाना, बेल प्रोसेस क्या होता है, ट्रायल प्रोसेस क्या होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है, व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द कोर्ट्स, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स। ये सारी जब नॉलेज मैंने गेन करना शुरू किया, देन दिस ट्रांजिशन फ्रॉम somebody who was seeking help हाँ। to somebody who was now actually helping people who were in distress was very quick. And that's when an activist came out of me, and that's when my journey as a men's rights activist began. एंड व्हाट आप उससे पहले क्या कर रहे थे? uh, मेरा करियर शुरू हुआ था एज अ फैशन डिजाइनर, एंड अच्छा। या एंड I had a brand of apparels which I was also supplying in the domestic market. I was also exporting, ओके। and I was into apparel business basically. ओके। And उसके बाद जब ये सब शुरू हुआ, तो मुझे काफ़ी सारी ये चीज़ें देखने, आई मतलब कोर्ट रूम्स स्टार्टेड फैसिनेटिंग मी। मैंने देखा कि यार जस्टिस ही नहीं है एक साइड के लिए, एक साइड के लिए सुनवाई ही नहीं है। जो हम सोचते थे, ये जो हम मूवीज़ में देखते थे, जो हम सिनेमा में, टेलीविज़न में देखते थे, यहाँ पे तो बहुत अलग है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि माय जर्नी एज़ एन एक्टिविस्ट बिगेन। मैंने लोगों को हेल्प करना शुरू किया विद ऑल द नॉलेज दैट आई हैड गेन टिल दैट टाइम। लोगों की उनके केसेस में हेल्प करना शुरू किया, उनको अपने रिप्लाईज़ कैसे बनाने हैं, अपने रिटन सबमिशंस कैसे देने हैं, अपने क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, अपने रिप्रेजेंटेशंस कैसे देनी है पुलिस स्टेशंस में, कब बेल लेनी है, क्या ग्राउंड्स होने चाहिए, उन सब चीज़ों की नॉलेज मैंने शेयर करना शुरू किया। मेन के लिए। हाँ। तो सर कैसे कैसे केसेस होते हैं मेन के अगेंस्ट, जो आपको लगता है कि ये जिसके अगेंस्ट एक्टिविज्म है एक्चुअली, वो मुझे बताइए कि कैसे कौन कौन सी कैटेगरीज ऑफ केसेस हो सकते हैं एक आदमी के खिलाफ जो एक्चुअली हुए तो नहीं है लेकिन बाय लॉ किसी तरीके से मिसयूज हो गए हैं, जिसके अगेंस्ट एक्टिविज्म चल रहा है। देखिए, अगर हम मैट्रिमोनियल रियल्म की बात करें, हम्म। तो जिस तरह के केसेस हमारे पास आते हैं, इफ़ द मैरिज इज़ नॉट वर्किंग, ठीक ठीक है। है, एक आदमी हमारे पास आता है जिसको थ्रेड्स आ रहे हैं कि हम आपके ऊपर फॉल्स डाउरी केस कर देंगे। ठीक है। अच्छा। तो अब डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, ठीक है। ठीक है,
498A IPC, which is now section 85 of BNS. क्या है ये 498 और BNS So सेक्शन? 498 of IPC 1983 में ये कानून बनाया गया था, which is basically addressing the cruelty for the demand of dowry by अच्छा, husband and husband's relatives. अच्छा, तो ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और महिला कोर्ट में जैसे ही पुलिस स्टेशन में जाती है या CW सेल में जाती है, शी गिव्स अ स्टेटमेंट अच्छा, कि मेरे हस्बैंड और मेरे इन लॉज मुझे डाउरी के लिए हरास कर रहे हैं, ये उसकी डिटेल्स है ऐसे। तो इमीडिएटली कंप्लेंट का कॉग्निजेंस लिया जाता है और हस्बैंड को और उसके फैमिली मेम्बर्स को बुलाया जाता है, ओके, ठीक है। सो इनिशियली जब ये कानून बना था तो जितने भी लोगों के नाम दे दिए जाते थे, चाहे वो हस्बैंड के पेरेंट्स हों, हस्बैंड की मैरिड सिस्टर्स हों, उसका ब्रदर इन लॉ हो, कोई रिलेटिव्स हों जो इंडिया के बाहर रहते हैं, चाहे वो शादी में एक दिन के लिए आए हों, किसी का भी नाम दे दिया जाता था और ये होता था कि उनका इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया जाता था। और फॉर जो बाहर मंथ्स रहते हैं उनको भी बुला के? उनको भी बुला के, जो भी रिलेटिव्स हैं, जो भी है। अरेस्ट मतलब जेल में डाल देते थे? जी हाँ। अच्छा, और 2010 में गाइडलाइंस आनी शुरू हुई थी CRPC 41A की। उससे पहले 2005 में ये जो पूरा इलीगल अरेस्ट का सिनेरियो चल रहा था, व्हाई इल्लीगल? illegal because you are not doing the due diligence, you are not actually investigating the matter, you are not going into the prima facie evidences की cases बन रहा है कि नहीं बन रहा, और only on the basis of a testimony आप arrest कर रहे बट हो। लॉ ही वैसा लिखा हुआ है। हाँ, मतलब लॉ में क्लैरिटी नहीं है। हाँ, उसके बाद 2005 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई दैट मिसयूज ऑफ 498 इज लीगल टेररिज्म। जिस तरीके से, मतलब लीगल टेररिज्म वर्ड सुप्रीम कोर्ट ने यूज किया इस अच्छा, तरीके से, जिस तरीके से अरेस्टिंग हो रही थी। और उसके बाद 2 3 4 ऑब्जर्वेशंस आई सुप्रीम कोर्ट की कि दे शुड बी अरेस्ट गाइडलाइंस। ऐसे ओके, डायरेक्टली अरेस्ट करना ठीक नहीं है। ओल्ड पेरेंट्स हैं और दे आर वुमेन हु आर बीइंग, तो अगर मैं 2011-12 की बात करूं तो साल में कम से कम 48,000 महिलाएं जो कि मदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, जो फीमेल फैमिली मेंबर्स हैं हस्बैंड की, उनको अरेस्ट कर लिया जाता था। सीनियर सिटीजन्स को, जो कि दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, सीनियर सिटीजन्स को अरेस्ट कर लिया जाता था। बच्चों को अरेस्ट किया गया 498 48,000 में। क्या नंबर है ये? वुमन अरेस्टेड ड्यूरिंग दोज टाइम्स अच्छा, पर ईयर, ओह! ठीक है। एंड जो हस्बैंड, जो मेन मेंबर्स हैं, दे वर समवेयर अराउंड 1,20,000 men who were being arrested. So every 5.5 minutes man was being arrested in 498A. उसके बाद 2014 में एक जजमेंट आती है अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ओके, जो कि इस बारे में बात करती है कि 498A का बहुत ही ब्लेटेंट मिसयूज किया जा रहा है आर्म ट्विस्ट करने के लिए, हस्बैंड्स की फैमिली मेंबर्स को एक मैरिज में दबाव बनाने के लिए, एक्सटॉर्शन करने के लिए, सेटलमेंट करने के लिए। और एक 9 पॉइंट्स की गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट देता है अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार जुलाई 2024 में, जिसमें हालांकि ये जो गाइडलाइंस है उन सारे ऑफेंसेस के लिए जहाँ पे 7 साल से ऊपर की सजा है, बट 498A में भी ये वैलिड है। इसमें ये कहा गया कि जब भी एक वाइफ 498A का केस करेगी तो दोनों पार्टीज को बुला के उनको मीडिएशन में डाला जाएगा। अच्छा, कोशिश की जाएगी कि रिकंसाइल कर दिया जाए या फिर एमिकेबल सेटलमेंट कर दिया जाए, अच्छा, और अरेस्टिंग की जो इलीगल अरेस्ट है वो बंद किया जाए, और वहाँ पर जहाँ पे कोई टैंजिबल इंजरीज हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं जहाँ पर एक आदमी कोऑपरेट नहीं कर रहा है इन्वेस्टिगेशन में या फिर abscond हो गया है, सिर्फ उन्हीं केसेस में विद द ड्यू परमिशन ऑफ नो लेस देन DCP आप अरेस्ट कर सकते हैं। तो इससे अच्छा, अरेस्टिंग जो थी काफी हद तक कम 2014 हो में, गई। 2014 में। 2014 में अरेस्टिंग काफ़ी हद तक कम हो गई। अब अरेस्टिंग काफ़ी हद तक कम हो गई, तो अल्टीमेटली ये जो पूरा डायनामिक्स है, इट्स अ प्रेशर टैक्टिक्स कि 498A का केस हुआ है, मैरिज अब इज़ ऑन द रॉक्स, मैरिज को ख़त्म किया जा रहा है। उसमें ये क्वेस्ट होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एलिमनी ली जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सेटलमेंट अमाउंट लिया जाए और इस मैरिज से बाहर निकला जाए। हुँ, अब पहले दबाव बनाने के लिए 498A का अरेस्ट का डर होता था। अब क्या हुआ कि 2014 के बाद
जो हस्बैंड के मेल फैमिली मेंबर्स हैं उनके ऊपर रेप के एलिगेशंस, फादर इन लॉ के ऊपर रेप का एलिगेशन, ब्रदर इन लॉ के ऊपर मोलेस्टेशन के एलिगेशन, सेक्सुअल मिसकंडक्ट के एलिगेशन, इस तरह के एलिगेशंस लगा के और इसमें भी अरेस्ट ही है आपके इसमें आप। इसमें फिर जो ये है, ये वाले जो एलिगेशंस हैं, ये जो सेक्शंस हैं, ये अवनीश कुमार गाइडलाइंस के एम्बिट में नहीं आते और इसमें भी अरेस्ट के चांसेस हो जाते हैं। सो द होल पॉइंट इज कि ये दबाव बनाने के लिए जो कानूनों का जो मिसयूज हो रहा है, जो कानून एक शील्ड की तरह बनाए गए थे, उनको वेपन्स की तरह यूज किया जा रहा है, एंड दे आर बीइंग यूज्ड एज अ वेपन फॉर satisfying your vengeance, weapon for extorting money out of failed marriages. तो ये तो एक एस्पेक्ट है मैट्रिमोनियल केसेस में। उसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस का केस 2005 में कानून आया था, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, जिसमें एक वाइफ प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जाती है और वो उसको एक फॉर्मेट दिया जाता है जिसमें अलग अलग ऑफेंसेस लिखे हुए हैं। प्रोटेक्शन ऑफिसर कोई पुलिस वाला होता है? प्रोटेक्शन ऑफिसर एक गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, अच्छा। ठीक है, और वहाँ पर एक महिला जाके अपनी कंप्लेंट दे सकती है और उसके बाद उसकी कंप्लेंट बनाई जाती है, केस फाइल किया जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और हस्बैंड को और जो भी फैमिली मेंबर्स हैं जो एक छत के नीचे इन द डोमेस्टिक रिलेशनशिप में अंडर द सेम रूफ रहते थे, उनको हमने देखा गया है कि उन सब का नाम डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट के अंदर होता है। अच्छा। उसमें सिमिलर एलिगेशंस होते हैं कि मेरे हस्बैंड, मेरी सास, मेरे ससुर और जो दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं, वो शुरू से ही हमारे को हरास कर रहे हैं, डाउरी की डिमांड कर रहे हैं, मारा पीटा जा रहा है, खाना नहीं मिल रहा, या फिर हमारे को मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा, वी आर डिप्राइव्ड ऑफ द बेसिक एमिनिटीज, सेक्सुअल वायलेंस हो रहा है। तो ज़्यादातर केसेस में इस तरह के एलिगेशंस होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में, और उसमें जो प्रोविजंस हैं, उन प्रोविजन में आपको प्रोटेक्शन ऑर्डर्स मिल सकते हैं, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स, जहाँ पर अगर ये रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स मिल जाएं तो वाइफ ये कह सकती है कि मेरा इस रूम के अंदर मेरा हस्बैंड या जो भी अक्यूज हैं वो एंटर नहीं करेंगे, या इस घर के अंदर उनकी एंट्री नहीं होगी, या इस लोकेलिटी के अंदर एंट्री नहीं होगी। तो अगर इस तरह के रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स हो जाएं तो शी विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम all these accused people to even come in the boundaries of that area. हम्म। तो to protect की further domestic violence ना हो, और प्राइम एफएसआई एलिगेशंस के बिना पे, और उसके बाद उसके अंदर आपको फ्री मेडिकल एड है, उसके बाद आपको उसमें मेंटेनेंस के प्रोविजंस हैं जहाँ पर आपको एड इंटरिम मेंटेनेंस, फाइनल कॉम्पनसेशन, ये सारे जो प्रावधान हैं ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर हैं। ओके। और उसके अलावा सीआरपीसी 125 जो कि अब बीएनएसएस 144 हो गया है, वो मेंटेनेंस का केस है, जहाँ पर एक वाइफ कहती है कि मैं अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती या अपने बच्चे को मेंटेन नहीं कर सकती, और मेरे हस्बैंड जो है ही इज़ लायबल टू मेंटेन मी, एंड इसके लिए इतनी इतनी मेंटेनेंस फाइल की जाए। अब प्रॉब्लम ये है कि मेंटेनेंस के केसेस में जो कानून बनाया गया था वो इस विजन के साथ बनाया गया था कि जो डेस्टिट्यूट वुमन है, जो जब घर से अगर छोड़ के चली जाती है, उनका कोई सहारा नहीं है, कुछ कमाती नहीं है, उनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। लेकिन आज की डेट में हम देखते हैं कि पढ़ी लिखी, एबल बॉडीड, एजुकेटेड वुमन हु आर डूइंग वेरी वेल इन देयर जॉब्स, इन देयर करियर्स, दे आर अर्निंग वेल, वो कोर्ट में जाती हैं और कहती हैं जी कि आई एम नॉट अर्निंग, आई एम नॉट एबल टू मेंटेन माई सेल्फ, मेरी कोई इनकम नहीं है, मैं अपने माँ बाप के ऊपर बोझ बनी हुई हूँ, मुझे रात को धक्के दे के 2 कपड़ों में निकाल दिया गया। तो इस पे चेकिंग हो जाती होगी इस पे तो इनकम सो की? सो अब रिसेंटली कुछ सुप्रीम कोर्ट की ऐसी जजमेंट्स आई हैं, क्योंकि पास्ट में ऐसा बहुत हुआ है कि परजूरियस स्टेटमेंट्स कोर्ट में दी गई, उसके बेसिस पे मेंटेनेंस ली जा रही है, और बच्चा जो है वो उसमें सफ़र कर रहा है, बच्चा फादर से मिल नहीं पा रहा है, लेकिन फादर को एक एटीएम की तरह यूज़ किया जा रहा है कि आप मेंटेनेंस देंगे बट यू हैव नो एक्सेस फॉर द चाइल्ड। हम्म। ठीक है, तो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं जहाँ पर दोनों पार्टीज को, इस जजमेंट का नाम है रजनीश वर्सेस नेहा, जहाँ पे बोथ पार्टीज हस्बैंड एंड वाइफ उनको अपना इनकम और इनकम एफिडेविट
और जिसमें उनकी क्या इनकम है, उनके क्या एसेट्स हैं, उनकी क्या लायबिलिटीज़ हैं, ये पूरा एफिडेविट दोनों पार्टीज़ को सबमिट करना होता है। कोर्ट एनालाइज़ करता है कि क्या इनकम है, किस तरह का लाइफ़स्टाइल है हस्बैंड का, वाइफ़ का लाइफ़स्टाइल किस तरह का है, और व्हेन दे वर मैरिड, और उनके क्या एक्सपेंसेस हैं, बच्चे के क्या एक्सपेंसेस हैं, और थोड़ा-सा होलिस्टिकली देख के उसके हिसाब से मेंटेनेंस, चाहे वो इंटरिम मेंटेनेंस हो या परमानेंट मेंटेनेंस हो, फाइनल मेंटेनेंस, वो डिसाइड की जाती है। हुँ। तो ये हो गया तो कि ज़रा 3 तरीके के मेरे को केस दिख रहे हैं मैरिटल जीवन में। मैरिटल जीवन क्या जो भी बोलना है मतलब मैरिटल मैट्रिमोनियल हाँ, डिस्प्यूट्स डिस्प्यूट्स के अंदर में 3 है। फर्स्ट इज़ डाउरी, सेकंड इज़ डोमेस्टिक वायलेंस, थर्ड इज़ मेंटेनेंस। राइट। 3 तरीके के हैं। इसके अलावा डिवोर्स का जो केस है, हुँ। अल्टीमेटली यू आर अ लीगली वेडेड तो वाइफ एंड मेंटेनेंस हस्बैंड। और डिवोर्स ये अलग-अलग है। डिवोर्स का केस हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर या फिर स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर आप डिवोर्स ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपकी मैरिज और किस फिर एक्ट के उसमें ये अंदर हुई तीनों है। ही लग जाते हैं। नहीं, डिवोर्स का केस अलग से है। अच्छा, डिवोर्स का केस हस्बैंड भी फाइल कर सकता है, वाइफ भी फाइल कर सकती है। ओके। उसके ग्राउंड्स होते हैं। हुँ। क्रूअल्टी इज वन ऑफ द ग्राउंड्स। डिजर्शन, अगर 2 साल से अगर ऊपर हो गया, हस्बैंड कर रहा है तो भी क्रुएल्टी को ये कंसिडर करते हैं? ग्राउंड्स हैं जो आप लेंगे। अच्छा। ये इसका मतलब ये नहीं कि आपने बोल दिया और आपको उस ग्राउंड पे डिवोर्स मिल गया। मैं आपको बता रहा हूँ जो कि हमारी लॉ बुक्स में लिखा है कि ये ग्राउंड्स है डिवोर्स के, फॉर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। क्रूअल्टी, डिजर्शन, मेंटल इलनेस ऑफ वन ऑफ द पर्सन, कम्युनिकेबल डिजीजेस ऑफ वन ऑफ द पर्सन, और या फिर अडल्ट्री, हस्बैंड या वाइफ अडल्ट्री में, इस तरह के ग्राउंड्स हैं विच आर ऑल फॉल्ट बेस्ड ग्राउंड्स। हस्बैंड भी उस ग्राउंड्स के अंदर क्रूअल्टी और इन सब डाल ग्राउंड्स के सकता है। अंदर फाइल कर सकता है, वाइफ भी फाइल कर सकती है। अच्छा। प्रॉब्लम ये है कि अगर हस्बैंड एक ऐसी मैरिज में है जहाँ पे वो अब्यूज्ड रिलेशनशिप में है, उसकी मैरिज में उसके साथ अब्यूज हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, एंड मे बी वाइफ इज इन एडल्ट्री, तो और वो ये केस फाइल करता है, तो ये जो डिवोर्स का केस है, ये काफ़ी काफ़ी लंबा केस चलता है, पूरा अच्छा, इसका ट्रायल चलता है, इसमें एविडेंसेस होते हैं, यू हैव टू बेसिकली प्रूव योर ग्राउंड्स, ओके। ठीक है? लेकिन ये प्रूव करने के साथ-साथ क्या होता है, वाइफ की तरफ से एज़ अ काउंटर ब्लास्ट 498 ए का केस, डोमेस्टिक वायलेंस का केस, सीआरपीसी 125 का केस, और इस तरह के केसेस शुरू हो जाते हैं। तो एक पूरा बंडल ऑफ केसेस शुरू हो जाता है दोनों पार्टीज़ के बीच में। ऑफ कोर्स इसके बीच में इनकी अपील्स भी होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस भी होती हैं। किसी चीज़ के लिए आप अपीलेट कोर्ट में जा रहे हो या हाई कोर्ट में जा रहे हो, कोई ऐसे मैटर्स है जहाँ पर आपको बेल लेनी पड़ रही है। तो ये पूरा एक ताना-बाना, एक वेब है जिसके अंदर आदमी फँस जाता है, हुँ, अगर वो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में ये कोशिश करता है कि मैं डिवोर्स का केस फाइल करूँ और इससे बाहर निकल जाऊँ। हुँ।